फरजान जरूर कर लिया था। अब एक टॉपिक लिखो। हेडिंग डालेंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये हमारा दूसरा एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ठीक है। दिस इज माय इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था या जो प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि दैट वाज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड। सही बात है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ी। यस और नो? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ी। तो हमने ये बोला था कि रेजोनेंस क्या था? दैट इज अ शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in parallel p orbitals, if I'm not wrong, in parallel p orbitals. That was the shifting of the electrons in the parallel p orbitals. Yes or no? तो अगर हमने ये शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, तो हम कह रहे थे कि मैम हमने ये इसलिए पढ़े थे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, है ना कहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर हमको स्टेबिलिटी प्रूव करनी थी कि भाई हमें ये बताना था कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से स्टेबिलिटी आती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। पर हमने रेजोनेंस का एक बेसिक मतलब पढ़ लिया था कि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, कौन से पी ऑर्बिटल्स से? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, जो कि एक बड़ा लोब एक बड़ा लोब, अगर ऐसी तरीके के ऑर्बिटल्स आ रहे थे, अगर किसी भी तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ रहा था, तो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर क्या हो पा रहा था? उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर हाइपर रेजोनेंस हो पा रही थी। और रेजोनेंस होने से एक तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी मिल रही थी, ठीक है। अब हम जब बात करते किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है, इसका जो बेसिक मतलब है वो ये है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके अंदर ओवरलैप होता है एक नियर टू पैरेलल। आई एम नॉट सेइंग पैरेलल, आई एम सेइंग नियर टू पैरेलल, नियर टू पैरेलल ऑर्बिटल्स आते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स कौन कौन से आते हैं? एक ऑर्बिटल हमारा आता है, एक ऑर्बिटल हमारा आता है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज का मतलब, अनहाइब्रिडाइज का मतलब, अनहाइब्रिडाइज का मतलब एक बड़ा लोब और दूसरा भी बड़ा लोब, एंड दूसरा ऑर्बिटल, एंड दूसरा ऑर्बिटल विच इज हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिसका एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बड़ा अजीब तरीके से ओवरलैप होता है। तो वो जो बड़ा अजीब तरह से ओवरलैप होता है उसमें एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है, और एक ऑर्बिटल हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। सो वन ऑर्बिटल दैट वी हैव इज अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड वन ऑर्बिटल दैट वी हैव इज द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम में ध्यान से देखो। जनरली जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जनरली, ठीक है, जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन इज अप्लाइड टू कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली किसको अप्लाई होता है? इट इज जनरली अप्लाइड टू कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। अब अगर ये कार्बोकेटाइन्स पे अप्लाइड होता है, वो कैसे होता है आप देखो। हमने एक सिंपल सी बात सीखी थी कि अगर मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे प्लस चार्ज है और ऐसा कोई स्ट्रक्चर है CH2+ और पीछे है CH3। देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किस हिसाब से? ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि भाई ये वाला, ये एक ओपन स्ट्रक्चर है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ ओपन स्ट्रक्चर। अब अगर ये ओपन स्ट्रक्चर है, बात को समझो, तो हम ये कह रहे हैं कि मैम जरूरी नहीं कि हमेशा ओपन स्ट्रक्चर ही बनाए। ये लिखा कैसे जाएगा? ये लिख कर आपको ऐसा दिया जाएगा CH3CH2+ ऐसा। पर हमें प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है हमें पता है, कैटायन है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम बोल देंगे क्या? कि भाई ये एक तरह का क्या है? कार्बो कैटायन है। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो हम बोल देंगे
कि ये एक तरीके का कार्बोकेटायन है। बहुत बढ़िया। तीसरा हम इसके अंदर क्या बोलेंगे? तीसरा हम ये बोलेंगे कि अगर ये एक तरह का कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो आप ये चीज समझो कि इफ आई रीड्रॉ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी, है ना, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी तो क्या होगा मुझे बताओ? कि मैम यहाँ पर आएगा CH2, ये आ गई हमारा वेकेंट पी ऑर्बिटल क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज था, और कार्बोकेटायन का मतलब होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। और पीछे पीछे एक कार्बन है, उस कार्बन ने क्या करा होगा? हाइब्रिडाइज करा होगा अपने आप को, हाइब्रिडाइज करा होगा कार्बन के ऑर्बिटल्स ने। और जब कार्बन के ऑर्बिटल्स ने अपने आप को हाइब्रिडाइज करा होगा, तो हम कहते हैं कि उसने तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए होंगे। उसने तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए होंगे जो H के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? जो H के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं, उसने तीन तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए होंगे जो H के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया होगा जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो मुझे एक क्लैरिटी क्या आती है? मुझे क्लैरिटी आती है कि एक कार्बन ब्लैक वाला है, एक कार्बन ब्लू वाला है। जो ब्लैक वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उसमें एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और चौथा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ऐसे बनाए। जो ब्लू वाला था, ब्लू वाले ने क्या करा? एक ब्लू वाला ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इन सभी के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। तो हाइड्रोजन जिनके साथ कनेक्टेड है वहां पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यस और नो? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और अब मैं क्या बोलूंगी? अब मैं ये बोलूंगी कि मेरे पास यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो ब्लू वाले कार्बन के पास है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो ये इसका एक बेटर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। तो अगर मैं इसको इलाबोरेट करके लिखूं तो आप इसको ऐसे देखो कि मैम CH3 आप ऐसे लिखते हो, तो इस कार्बन ने तो चार सिग्मा बना लिए, और एक इसने क्या कर रखा है? इस वाले ने दो H लगा दिए, और इस पे कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो उसी का ऑर्बिटल डायग्राम मैंने ये बनाया कि मैम जितने जितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो हमें एक बात ये चीज समझ आई कि जो पहला ब्लैक वाला कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जो हमारा दूसरा कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? वो दूसरा कार्बन जो है हमारा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Are you understanding my point? This is going to be sp2 hybridized and this is going to be sp3 hybridized. तो हमने कहा कि जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके पास चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, जिसका sp2 था उसके तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। पर हर कार्बन के पास होते तो तीन p हैं, px, py और pz। इसका मतलब एक p ऑर्बिटल ऐसा रहा जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहा। क्या हम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आता है? और क्योंकि हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, अब हम क्या बोलते हैं? अब हम कहते हैं कि जो मेरे पास ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है, अब हमारे पास जो ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन, इस सिग्मा बॉन्ड में हमें पता है रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज फ्री। और क्योंकि रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज फ्री, तो क्या होगा मुझे बताओ? कि इसके अबाउट जब ये बॉन्ड घूमेगा, है ना, जब ये बॉन्ड घूमेगा, तो आप देखो अगर मैं इसको मार्क कर दूं, कैसे? मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ, कार्बन, ये ब्लू वाला कार्बन, इस ब्लू वाले कार्बन पे वेकेंट पी ऑर्बिटल, और दो H जो सिग्मा बना रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक और कार्बन है, एक और कार्बन है। जब हमारे पास यहाँ पे एक और कार्बन है तो क्या होगा बताओ? कि मैम एक ऑर्बिटल ऐसा है ना, एक ऑर्बिटल ऐसा है और एक ऑर्बिटल ऐसा है। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, और जब रोटेशन होगी हमारी इसके सामने, तो आप सोच के देखो कि ग्रीन वाला जो ऑर्बिटल मैंने बनाया ना, ये कैसा है? इसको मैं ऐसे दोबारा से दिखाती हूँ। दिस लुक्स लाइक दिस। अगर मैं एक बारी की बात करूं तो ग्रीन वाला ऑर्बिटल हमारा ऐसा है, बड़ा लोब छोटा लोब, ये दो H पीछे और है, ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है।
तो अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन 1 यहाँ बॉन्ड बनाए बैठा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये ब्लू वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। पर H कह रहा है कि भाई मैं तो बॉन्ड बना रहा हूँ उस ग्रीन वाले ऑर्बिटल के साथ। उसके अंदर ग्रीन वाले ऑर्बिटल में एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन H का है और एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इसमें होगा क्या कि एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन H का है और ब्लू वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे जब खींचेगा तो कैसा होगा? खींचेगा ऐसा, तो हम ये ऐसा बोलेंगे कार्बन, फिर ब्लू वाला कार्बन, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास 2H, ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच में ओवरलैप होगा। तो कैसा ओवरलैप होगा? ये ओवरलैप ऐसा हो जाएगा। तो 2H हमारे पास ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे और एक H जो है वो उसका बॉन्ड टूट जाए, ऐसा, ऐसी सी कोई सिचुएशन आ जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि H फिर क्या करेगा? H का जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला ब्लू वाले को दे दिया और एक डॉट वाला अपने पास रख लिया, तो ये ग्रीन और ब्लू ओवरलैप करना शुरू कर देंगे और H वाले का बॉन्ड चला जाएगा। तो H पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। तो H जब भागने लगेगा तो इसको क्या करना है? H को भी भागने से बचाना है। तो ये ग्रीन वाला ऑर्बिटल वापस से बॉन्ड बना लेगा। और अब आप देखो, जैसे ही हमने पढ़ा है कि ये पाई बॉन्ड तरह से बन गया, लेकिन ये क्या है? एक हाफ पाई बॉन्ड है। हाफ पाई बॉन्ड का मतलब से ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि नीचे वाला लोब तो ऑर्बिटल का कैसा था? नीचे वाला लोब तो ऑर्बिटल का छोटा था। तो छोटा वाला लोब ब्लैक वाले बड़े लोब के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर बाद ये लोब वापस खुल जाएगा और जब ये लोब वापस खुल जाएगा तो होगा क्या? मुझे बताओ। होगा ये कि इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो जाएगी और अब दूसरा एच इसके सामने आ जाएगा, दूसरा एच इसके सामने आ जाएगा, H2, और ये H1 यहाँ आ जाएगा और H3 आ जाएगा। मतलब रोटेशन जब होती है तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये बॉन्ड जो है, ये तीनों बॉन्ड ये बारी बारी घूमेंगे। तो H3 कभी H1 की जगह, H1 H2 की जगह, H2 H3 की जगह। तो जब ये घूमेंगे तो जो ऊपर वाले लोब के साथ ऑर्बिटल आएगा वो ओवरलैप करेगा। तो हम कह रहे हैं बारी बारी, 100% तो नहीं। तो हम ऐसे दिखाते हैं कि भाई मैम, एक बार CH2 पॉजिटिव था, तो एक बार H1 के साथ बॉन्ड टूट गया और उसने अपना बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर दिया, H2 और H3। फिर क्या हो गया? फिर ये हो गया कि C के साथ H2, H1 का बॉन्ड वापस चला गया। तो हम इसे कैसे दिखा रहे हैं कि जब H1 ने अपना बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया थोड़ी देर के लिए। बट ये एक टेम्पररी डबल बॉन्ड है, ये एक टेम्पररी डबल बॉन्ड है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वापस बॉन्ड चला जाएगा H1 के साथ और अब H2 का बॉन्ड तोड़ दो। H2 का बॉन्ड टूट के कहाँ आ जाएगा? H इधर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर C है और CH2 है। तो बॉन्ड हमारा किसके साथ बन गया? H1 के साथ। अब H1 और H2 के साथ वापस से बॉन्ड बन जाएगा। अब पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देने कौन चला जाएगा? H3। तो H3 के साथ बॉन्ड टूट जाएगा। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ H3 के साथ बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ CH2 बॉन्ड आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमारे पास जो CH2 प्लस के पड़ोस में कार्बन था, क्या था? CH2 प्लस के रोटेशन होती है। ये रोटेशन होने से क्या होता है कि देखो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बिना रोटेशन, देखो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? ये टूटता तो है नहीं, पर रोटेशन तो हो जाती है ना। अब रोटेशन होने से क्या होगा कि कार्बन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जो साइड के एटम्स है ये तो घूमेंगे। बोलो। और अगर साइड के एटम्स घूमेंगे तो इससे क्या होगा? मुझे बताओ। अगर साइड के एटम्स घूमेंगे तो इससे क्या होगा? मुझे बताओ। दिस इज H1, दिस इज H2 एंड दिस इज H3। तो द आइडिया हियर इज व्हाट? बताओ। आइडिया हियर इज कि जब ये घूमेंगे तो H1 की जगह पे H2 आ जाएगा और जब ये और फर्दर घूमेगा तो H2 की जगह पे H3 आ जाएगा, H1 H3 की जगह पे आ जाएगा। तो अब हो क्या रहा है? हमें क्या करना है? हमें तो ये पॉजिटिव चार्ज को, मैंने अगर बोलूं तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है ना हमको। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं भाई? एक पाई बॉन्ड, अगर एक सिग्मा बॉन्ड सामने आ गया इस वेकेंट पी के, आप ऐसे समझो कि अगर इस वेकेंट पी के सामने एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो उसका एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। लेकिन प्लस का मतलब होता है एक पी ऑर्बिटल जिसका एक बड़ा लोब है और दूसरा भी बड़ा लोब है, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ना भाई। तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो एच के साथ तो बॉन्ड तोड़ ले रहा है ये,
H हल्का है क्योंकि, तो H के साथ तो हाँ बॉन्ड तोड़ ले रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग कि ये ओवरलैप कर रहा है हमारे वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल को थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन मिला, तो वेकेंट पी ऑर्बिटल न्यूट्रल हुआ ना। और जब वेकेंट हाँ पी ऑर्बिटल न्यूट्रल हो गया, तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रक्चर पे चार्ज का बने रहना बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई मेरे पास चार्ज है, लेट्स से मेरे पास, यहाँ मैंने बोला कि CH3 है, तो ये कहानी मैंने आपको शायद समझाई है कि यहाँ पर अगर CH2+ है और यहाँ हमारे पास 3 H के बॉन्ड्स हैं, और अगर ये प्लस बना रहा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं मैं पॉजिटिव हूँ, हर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचूंगा और सारे बॉन्ड तोड़ दूंगा। हाँ तो हमारा मॉलिक्यूल कहता है कि भाई तू पॉजिटिव चार्ज, तू न्यूट्रल हो जा, तू हमारे बॉन्ड्स मत तोड़। तो ये सारे इसको ना इलेक्ट्रॉन या तो दे देते हैं, या इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर करके इसको शांत कर देते हैं, इसकी भूख को शांत कर देते हैं। हाँ तो रेजोनेंस। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हमारा कम होगा, उतना स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा। यस। तो दैट्स द पॉइंट। तो जितना स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा, हमें पॉजिटिव चार्ज को भी कम करना है और हमें नेगेटिव चार्ज को भी कम करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर जब बन गया है ना, इस तरह से जब स्ट्रक्चर बन गया, तो आप ये देखो कि टेम्पररी डबल बॉन्ड बना, लेकिन टेम्पररी डबल बॉन्ड में हमने H को दुखी कर दिया, H का बॉन्ड तोड़ के C के प्लस चार्ज को दे दिया। तो C का प्लस तो न्यूट्रल हो गया, पर जो H था उस पर प्लस चार्ज आ गया ना। अब H भागेगा क्योंकि H का तो बॉन्ड ही टूट गया। तो ये वाला बॉन्ड वापस से क्या करता है, ये वापस से H1 की तरफ चला जाता है। तो ये ऐसा करे डबल टाइमिंग वाला खेल है ये, ठीक है, कि कभी इसके साथ बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, कभी वापस चला गया तो H के साथ बॉन्ड बना दिया। तो दोनों को ही भागने नहीं दिया। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? दोनों को ही भागने नहीं दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये चीज हो गई। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई इस तरह से, लेकिन जब होता क्या है, होता ये है कि जब हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड बना होता है ना, तो ये आपको पता है पाई बॉन्ड हाफ पाई बॉन्ड है, क्योंकि ऊपर ऊपर में ओवरलैपिंग हो रही है। सिर्फ ऊपर वाला लोब मुड़ा, नीचे वाला लोब मुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें छोटा लोब था, ये जो हाइब्रिडाइज था। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, तो फ्री रोटेशन तो बंद हो गई ना, डबल बॉन्ड बनते ही फ्री रोटेशन हो गई, रुक गई। तो फ्री रोटेशन रुक गई, लेकिन उसके चक्कर में जब H+ भागने लगा, तो ये बॉन्ड फिर से खुल गया। जब ये बॉन्ड खुल गया, तो फिर से ही सिग्मा बन गया थोड़ी देर के लिए। हाँ तो अब सिग्मा बनते ही क्या हुआ कि भाई H1 के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना रखा था, तो जैसे ही ये बॉन्ड खुला और सिंगल बॉन्ड हुआ, तो ये बेचारा मुड़े मुड़े इतना दुखी होता है कि फिर से रोटेट हो गया। रोटेट होने से H1 यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया। अब H2 सामने आ गया किसके? पाई बॉन्ड के। और फिर वो फिर से हाफ पाई अब बॉन्ड। हाँ, तो ये H3 हो गया, अब H1 यहाँ आ गया, H3 यहाँ आ गया, H1 यहाँ आ गया, तो H2 यहाँ आ गया। अब H2 करेगा ओवरलैप। तो बारी बारी एक किसी बॉन्ड पे स्ट्रेस नहीं आया इस बात का कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। बारी बारी सब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन उस न्यूट्रलाइजेशन के चक्कर में H2 का बॉन्ड टूटा जब। और मैम जब ये रोटेट होता है तो H1 और H3 दोनों पे नहीं आना चाहिए कुछ इफेक्ट? नहीं 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 नहीं, क्योंकि असली में मैं बताऊं आपको होता क्या है इन रियलिटी, ये हमारा ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जैसा हम दिखाते हैं ना, ऐसा होता नहीं है। ये CH2 है, ये असली में ऐसा होता है। 3D में सोचोगे ना अगर आप, तो एक टाइम पे इसके सामने क्लोजेस्ट जो होता है, अच्छा कोई एक ही है। वो एक ही होता है, तो वो वही बॉन्ड बना पाता है। बाकी एक बारी में दो क्लोजेस्ट हो ही नहीं पाते, ऐसी चीज है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी काइंड ऑफ हैव दिस। तो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर मतलब नॉर्मल से ज्यादा, और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ओवरलैप। तो जब हम कहते हैं कि जी रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस का एक दूसरा नाम कॉन्जुगेशन भी है। तो उसमें हम कहते हैं कि नॉर्मल कॉन्जुगेशन का मतलब कि दो पी ऑर्बिटल्स आमने सामने आए, और ऊपर वाले ने ऊपर की तरफ मूव कर लिया और नीचे वाले ने नीचे की तरफ मूव कर लिया। मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले की तरफ बेंड कर गया, और नीचे वाला नीचे वाले की तरफ बेंड कर गया, और बॉन्ड बना लिया। दैट इज अ प्रॉपर कॉन्जुगेशन। ये हमारा नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या है कि भाई हाँ एक वही ऑर्बिटल बड़ा लोब छोटा लोब, और दूसरे का लोब बड़ा लोब, मतलब नॉर्मल पूरा। से हट के कुछ शो कर रहा है। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। गॉट द पॉइंट? आप हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस ही होता है पर एक हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज। हाँ हाँ, एक हाइब्रिडाइज और एक अनहाइब्रिडाइज के बीच हाँ। में, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर? यस। राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, तो हमारे पास ये चीज आ गई ना। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि भाई मैम ये स्ट्रक्चर आ गया है ना, तो अब मुझे बताओ
जहां मैंने जब आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिया था तो मैंने कहा था जिधर पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोस में एक sp3 कार्बन ढूंढना पड़ेगा अपने को, है ना। उसके जस्ट पड़ोस में एक sp3 कार्बन ढूंढ लो और उस sp3 कार्बन में जितने एच है। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देती CH2+, उसके पड़ोस में भी एक कार्बन दे देती और मैं कह देती कि यार उसके पड़ोस में अगर कोई कार्बन है तो मेरे पास क्या कहानी बनती है, उसके पड़ोस में भी एक कार्बन है और मेरे पास क्या कहानी बनती है कि भाई यहाँ पर एक CH3 लगा देते और 2 H लगा देते। तो आप ये चीज समझो कि जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट पड़ोस में जो sp3 कार्बन है उसके जो बॉन्ड है ना वो H के साथ ही वीक होते हैं, है ना। वीक एज इन सिर्फ H का बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब है, क्योंकि देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना ये बेसिकली किन के बीच में है, ये बेसिकली एक H और एक कार्बन के बीच में है। तो एक H और एक कार्बन क्या करते हैं, H तो ज्यादा अट्रैक्शन लगा नहीं रहा ना, तो C और H के बीच का बॉन्ड साइज की वजह से छोटा होता है, लेकिन अगर अट्रैक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन खींच पाता है। मतलब H क्योंकि लाइट है, H बहुत हल्का है, तो H का मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट ये वाला बॉन्ड तोड़ना और H को अकेला करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर आपको यहाँ से पूछूं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा। सिर्फ H के साथ वाले बॉन्ड टूट के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा पाते हैं। अगर CH3 सामने आ भी जाता है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि अगर कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो फिर से कार्बोकेटायन बन जाएगा एंड दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट अफोर्ड टू पॉजिटिव चार्जेस। इज इट क्लियर। तो क्योंकि ये दो पॉजिटिव चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम ये मान के चलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ CH का बॉन्ड टूटता है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में जो कार्बन है उस पड़ोस कार्बन में आप समझो कि इस पड़ोस में जो कार्बन आ रहा है दैट पड़ोस वाला कार्बन will be able to do what, will be able to break the CH bonds only, it will be able to break the CH bonds only। is it clear। तो ये कंसेप्ट है। तो एज अ रिजल्ट हम क्या बोले कि भाई अगर CH2 पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी आ रहा है तो वो नियरेस्ट जो sp3 कार्बन है जस्ट एडजेसेंट, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट कार्बन, राइट। तो उस एडजेसेंट कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये उस पॉजिटिव चार्ज के उस एडजेसेंट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है उसके H जितने होंगे उतने H काउंट कर लो, जितने उसके H होंगे वो सारे के सारे H क्या करेंगे, जितने H उसके होंगे वो सारे के सारे H क्या करेंगे, वो सारे के सारे H अपना एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे। और क्योंकि वो एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि वो 3 बार, क्योंकि इस केस में 3 अल्फा H है, इनको बोलते हैं अल्फा H। तो एक लाइन हम लिखेंगे कि अल्फा H आर ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज, अल्फा H आर ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर अल्फा H हमारे हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, अगर अल्फा H हमारे हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं तो आप देखो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में एक नोट करके और लिखेंगे दैट हाइपर कॉन्जुगेशन डज व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटायंस C+ एंड एल्कीन्स। ये एल्कीन्स को भी स्टेबिलिटी दे सकता है और ये कार्बोकेटायंस को भी स्टेबिलिटी दे सकता है। कंसेप्ट समझ में आ गया सीधे। इट कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटायंस एंड इट कैन नहीं आल्सो मैम। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एल्कीन्स। एल्कीन्स को कैसे देता है वो अभी हम पढ़ेंगे, बट क्या फंडा समझा है इतना। हाँ जी बताइए। मैम का ये अल्फा एच क्या है? जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया ना यस मैम। उस पॉजिटिव चार्ज वाले के पड़ोस का जो कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उस कार्बन से कनेक्टेड H को बोलते हैं अल्फा H। ओके। अगर जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है CH2+ है, अब मैंने एक स्ट्रक्चर ये बना के दिया आपको ऐसा, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये 3 स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दिए तो क्या आएगा मेरे पास, कि एक C है CH3 और एक क्या है H है। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर CH3 है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी कि मैम ये जो है मेरे पास इसके बाद में ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब CH2 के पड़ोस वाला कार्बन ये वाला है, इस कार्बन को हम देखें तो ये 4 सिग्मा बना रहा है,
कौन कौन से सिग्मा बना रहा है बताओ? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो अगर ये 4 सिग्मा बनाएगा तो ये चारों के चारों सिग्मा का क्या हाल है कि दिस इज नथिंग बट व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जो बोलते हैं दिस इज बेसिकली नथिंग बट अल्फा कार्बन, है ना? इस स्ट्रक्चर का अल्फा कार्बन कौन है? ये वाला। अल्फा कार्बन कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस वाला। अब उस अल्फा कार्बन पे जितने एच लग रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड एच, वो अल्फा हाइड्रोजन। और आप देखो जितने अल्फा हाइड्रोजन है घूम घूम के वही स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड कराएंगे। तो हम कहते हैं कि कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं? कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं? हम कहेंगे जितने अल्फा एच होते हैं। जितने अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर, नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। इज दिस पार्ट क्लियर? नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2 प्लस, और यहाँ मेरे पास आ गया CH3 और 2H। तो मेरे को समझ में आ रहा है अब ये कि ये वाला अल्फा कार्बन है जहां पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पे 2H लगे हुए हैं। तो मैं बोलूंगी देर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन, एंड बिकॉज वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन दिस इंप्लाइज हाइपर कि इसमें दो कॉन्जुगेट भी होते दो बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है और दो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक दिया, मैंने कहा जी CH3, और यहाँ मैंने लगा दिया ये CH प्लस और एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब मैं आपसे इसमें पूछ रही हूँ कि बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन है? पहली बात तो जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके जस्ट पड़ोस वाला कार्बन अल्फा। क्यों अल्फा मैंने बोला? क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड डिपेंड करता है कि कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वो बना रहा है। मैं कह रही हूँ जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उतने सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहला काम करो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। C और H के बीच का ये सिग्मा बॉन्ड, C और H के बीच का ये सिग्मा बॉन्ड, C और H के बीच का ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, हाँ बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसी को अल्फा कार्बन बोल देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन बोल देते हैं, क्योंकि वो जस्ट नेक्स्ट टू कार्बोकेटायन है। तो एज अ रिजल्ट ये वाला जो कार्बन है उसके भी नेक्स्ट कार्बन पे कैसा चार्ज है बताओ? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और अल्फा कार्बन मेरे इस केस में दो हैं, इसका एक ये वाला अल्फा कार्बन, एक ये वाला अल्फा कार्बन। तो इन पे लगी हुई सारी हाइड्रोजन कितनी है? एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 3 इधर। तो देर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है? इस तरह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मेरे पास C है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, और यहाँ कैसा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव। तो आप बताओ इसमें एक अल्फा ये, एक अल्फा ये और एक अल्फा ये। सो हाउ मेनी अल्फा डू यू थिंक विल हैव? तो 3 अल्फा एच यहाँ से, 3 अल्फा एच यहाँ से और 3 अल्फा एच यहाँ से। तो हमारे पास कितने अल्फा एच आ जाएंगे बताओ? 9 अल्फा एच। ठीक है? एक स्ट्रक्चर देखो, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया ऐसा, यहाँ प्लस चार्ज है, और एक बिल्कुल अलग एग्जांपल है ये। ठीक है? इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर में मुझे बोला जा रहा है कि बताओ जी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? तो आप ये देखो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कहा कि इससे नेक एक कार्बन इधर भी है, कार्बन 1, और एक कार्बन इधर भी है, कार्बन 2। पर ये चेक करो कि क्या दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं? देखो। तो हमने क्या देखा? हमने कहा मैम देखो इसको इलाबोरेट कर लो। तो इलाबोरेट कर लेते तो हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। प्लस का मतलब इस कार्बन से एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ एक H लगेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसका सबसे बनाएंगे तो 3H सिग्मा, ये CH प्लस चार्ज, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया? इस पॉजिटिव के पड़ोस में एक अल्फा, दूसरा, क्योंकि इस वाले ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, 4 सिग्मा, ये देखो।
इस कार्बन ने यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्मा बना लिया। अब 4 सिग्मा बनाने के बाद क्या होगा कि मैम ये वाला कार्बन एक सिग्मा, एक H के साथ सिग्मा और एक ही सिग्मा, दूसरा तो पाई है ना, तो इस वाले कार्बन ने तो 3 ही सिग्मा बनाए, तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। बोलो, तो क्या हमें ये समझा कि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अल्फा कार्बन तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, यस और नो? अल्फा कार्बन तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, तो इसका मतलब हमारे लिए अल्फा कार्बन सिर्फ ये है और ये अल्फा कार्बन नहीं है। तो टोटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसमें कितने हो गए? एक है 1 जो कि अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन्स होती हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होती है, दे आर माय अल्फा एच। तो बेसिकली यहाँ पे 3 अल्फा एच होंगे। क्योंकि 3 अल्फा एच होंगे बेटा, तो इसी वजह से इसके 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स भी होंगे। इसी वजह से इसके अंदर 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स भी होंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमको पता है कि हर जगह जहाँ पे वर्टेक्स आ रहा है वहां कार्बन है। हर बॉन्ड लाइन नोटेशन पे जो वर्टेक्स आ रहा है वो क्या है? कार्बन है। और यहाँ पर CH3 है, और इस तरह से CH3 जब बन गया तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि भाई मैम ये प्लस चार्ज है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसमें कितने अल्फा एच है, तो हम क्या करें कि सी पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इफ ऐसे ये वाला कार्बन इसने ऑलरेडी 2 रेड बॉन्ड्स बना रखे, तो 2H में बना दो। फिर दूसरा वाला रेड कार्बन जो है उसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो मैं 2H और बना दूं। फिर मैंने क्या करा, थर्ड कार्बन, ग्रीन वाले कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो मैं 2H और बना दूं। क्योंकि बचे कुछ बॉन्ड्स कौन पूरे करता है? और ये पिंक वाला कार्बन, इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो 2 मैं बना दूं। तो हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, हमें पता है ये चीज। अब देखो, फिर हमारे पास क्या है कि ये वाला कार्बन जो क्रीम है ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 मैं बना देती हूँ। और जिस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि उसका एक बॉन्ड टूट गया, तो उसने 3 ही बॉन्ड्स बनाने हैं। तो पहले तो अगर एक सवाल ऐसा आगे कि बताओ इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो वही वाला कार्बन है जिसमें प्लस चार्ज है, ये वाला। तो ये वाला कार्बन जो है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला। ठीक है, और बचे कुछ बॉन्ड्स अगर आप देखो, हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। सो एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो एवरी कार्बन इज नथिंग बट व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज। बात समझा? और हर कार्बन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, हर कार्बन क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है एक्सेप्ट दिस वन, तो ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। लेकिन बचे कुछ कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज हैं। तो अब इसके नेक्स्ट ये भी अल्फा, इसका जस्ट कनेक्टेड ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो इन पे 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 7 अल्फा एच इन दिस स्ट्रक्चर। देयर आर 7 अल्फा एच इन दिस स्ट्रक्चर। कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को? इज इट क्लियर? Right? So that's how we basically proceed with the structure. Is it clear or not? Are you understanding everybody? और जितने अल्फा एच उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो बहुत सिंपल है, हमको ये चीज समझनी है। अब आप सोच के देखो, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अल्फा एच है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा अल्फा एच है, आप सीधी सी बात ये समझो कि भाई वो 7 बार इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना? तो ये मैंने आपको एक वो कहानी सुनाई थी कि कोई रिश्तेदार घर में आके बैठ गया, तो जितने ज्यादा रिश्तेदार होंगे उसके पास उतने चॉइसेस होंगे कि वो घूम के आ सकता है। पर लेटर सपोज अगर ऐसा है कि उसके पास चॉइसेस ही नहीं है, रिश्तेदार ही एक है, तो एक ही घर पे जाके जमेगा, तो तुम्हारा ही दुख बढ़ गया। हमारा पॉजिटिव चार्ज को हमें यहाँ रख ही नहीं रखना, हमें क्या करना है, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो मोर दी अल्फा एच, मोर दी अल्फा एच, मोर इज दी स्टेबिलिटी। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज होने का टाइम मिलेगा ज्यादा, जितना उसको न्यूट्रलाइज होने का टाइम मिलेगा ज्यादा
उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, उतना ज्यादा कोशिश करेगा कि बॉन्ड्स हमारे ना टूटे। ठीक है, so that's the basic idea of hyper conjugation.